नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के भूगोल की हमारी 60वीं क्लास में, जिसमें हम गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को समझेंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने बाकी पर्वत पठार, भौतिक विभाग, मिट्टियाँ, बाकी चीज़ें, जलवायु सब देख लिया है। अपवाह तंत्र में भी 3 अपवाह तंत्र हम समझ चुके थे। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और सोन नदी अपवाह तंत्र या गंगा नदी अपवाह तंत्र। आज हम गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को समझेंगे। अगली क्लास में हम लोग गंगा मतलब महानदी पे आएंगे। तो देखिए, एक चित्र अगर आप समझें तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र या इसको इंद्रावती अपवाह तंत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मेन नदी जो बहती है वो है इंद्रावती। इंद्रावती ही जाके गोदावरी में मिल जाती है, तो हम उसको इंद्रावती अपवाह तंत्र भी बोल सकते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज, देखिए मैक्सिमम नदियां तो इंद्रावती में ही मिल रही। कुछ नदियां हैं जो डायरेक्ट गोदावरी में मिल रही, या इंद्रावती के अलावा किसी ऐसी नदी में मिल रही जो गोदावरी से मिल रही। तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है, उसका नाम है सबरी। सबरी के जूठे बेर आपको याद होगा। तो सबरी नदी जो है वो डायरेक्ट गोदावरी नदी में मिलती है। सबरी नदी की एक और खासियत ये है कि सबरी नदी से ही सबरी नदी ना नौवहन योग्य नदी है। वहाँ आप नाव चला सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं, यहाँ से कोई सामान यहाँ भेज सकते हैं। नौवहन मतलब ऐसी नदी जिसमें कोई उस टाइप की चीज़ें ना हो, झरना अरना ना होने, तो आप नाव से जा रहे हैं, झरने में गया आपका सामान सब। तो सिंपल सीधी नदी हो जिसमें चट्टान ना हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, जिसमें साल भर आप नौवहन कर सकें। तो सबरी वैसी ही नदी है जिसमें वर्ष भर आप परिवहन कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट गोदावरी में मिलती है, सबरी इंद्रावती में नहीं मिलती। एक और नदी है जिसका नाम है बाघ नदी। ये यहाँ से निकलती है फुलहारी की पहाड़ी से, और ये मिलती है वेनगंगा में, और वेनगंगा जाके मिलती है गोदावरी में। तो ये दो नदियों के बारे में स्पेशल आप ध्यान रखिएगा। बाकी सब मिलती हैं इंद्रावती में, और इंद्रावती जाके मिलती है गोदावरी में। तो ये दो प्रसिद्ध नदियां हैं, एक बाघ नदी और एक सबरी नदी। और कौन कौन सी नदियां हैं? दूसरा आपसे पूछ सकता है कि इंद्रावती के पूरब से कौन सी नदी मिलती है, या इंद्रावती के दाहिने तट से कौन सी नदी मिलती है, और बाएं तट से कौन सी मिलती है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको खुद को मानना है इंद्रावती, और जिस दिशा में इंद्रावती जा रही उस दिशा में खड़े हो जाना है। जैसे इंद्रावती इधर जा रही तो हम उधर मुंह करके खड़े हो गए। अब हमारे दाहिने हाथ में जो है वो दाएं ओर से मिल रहा है, बाएं हाथ में जो है वो बाएं ओर से मिल रहा है। जैसे इंद्रावती इधर जा रही तो इंद्रावती का दायां हाथ है इधर, और बायां हाथ है इधर। तो इंद्रावती के दाहिने ओर से कौन कौन सी नदी मिल रही? तो एक नदी मिल रही कोटरी, देखो ये सबसे बड़ी नदी भी लग रही है। फिर मिल रही निबरा, फिर मिल रही गुडरा, फिर मिल रही बोर्डिंग, फिर मिल रही नारंगी। तो ये सब नदियाँ इंद्रावती के दाहिनी ओर से मिल रही। बाएं ओर से कौन कौन सी मिल रही? एक यहाँ पे चिंतावागु, संखिनी, डंकिनी, इस टाइप की छोटी छोटी नदियाँ बाएं तरफ से इंद्रावती में मिलती हैं। क्रम भी पूछ सकता है कि इन नदियों को भी आप राइट से लेफ्ट जमाइए, या दिशा देखेंगे तो ये ऐसी दिशा है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ये भी बोल सकता है कि चारों नदियों का नाम दे दिया और पूरब से पश्चिम जमाइए या पश्चिम से पूरब जमाइए। तो आपको पता रहना चाहिए कि सबसे पहले निबरा है, फिर गुडरा है, पोल्डिंग है, नारंगी। ऐसा कुछ ध्यान रख लेना। ये नदियां हैं, साथ में कहाँ से निकलती हैं ये भी आप चित्र से देख ही सकते हैं। जैसे जो बाघ नदी है वो फुलहारी की पहाड़ी से निकलती है, वेनगंगा में मिलती है। कोटरी जो है वो राजहरा की पहाड़ी से मिलती है, निकलती है, इंद्रावती में मिलती है। निबरा जो है इस एरिया से निकलती है, यहाँ मिलती है। गुडरा जो अबू झमाड़ वाला एरिया है नारायणपुर का, वहाँ से निकलती है। बोर्डिंग, नारंगी। जो डंकिनी है वो डागरी क्षेत्र से निकलती है, डा से डंकिनी, डा से डांगरी। संखिनी जो है वो बैला डीला की पहाड़ी से निकलती है, ऐसा सोच सकते हो कि बैल लोग जा रहे हैं तो शंख बज रहा है। जो ये सबरी है वो नंदपुर पर्वत से निकलती है। जो इंद्रावती है वो मुंगेर की पहाड़ी से निकलती है। इंद्रावती ऐसी नदी है जो छत्तीसगढ़ के बाहर से निकलती है, छत्तीसगढ़ के बाहर विसर्जित होती है। आपसे इस टाइप का भी पूछ सकता है कि एक ऐसी नदी का नाम बताइए, या एक से एक ऐसी नदी है जो छत्तीसगढ़ के बाहर से निकलती है,
छत्तीसगढ़ के बाहर ही किसी दूसरी नदी में विसर्जित हो जाती है, उस नदी का नाम बताइए। तो ऐसी नदी है इंद्रावती। अब चलिए एक एक करके नदियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले तो अगर इस पूरे तंत्र के बारे में समझें, अपन देखे थे ना सबसे बड़ा जो तंत्र है वो है महानदी, उसके बाद जो है दूसरा वो है गोदावरी, तीसरे में क्या था बताओ, तीसरे में था सोन नदी या गंगा नदी, चौथे में था ब्राह्मणी, ये करीब 1% है, और पांचवे में है नर्मदा, ये करीब ½ %। तो ये क्रम भी ध्यान रखिएगा। तो इंद्रावती जो है ये करीब छत्तीसगढ़ का 28 जल ग्रहण करता है, मतलब ये सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है महानदी अपवाह तंत्र। प्रवाही दिशा कौन सी है? दक्षिण की ओर है। इसके एक दो कारण है, आप लोग को कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन देखो अपवाह तंत्र में अल्टीमेटली कोई भी नदी, जैसे गोदावरी तो दक्षिण में बह ही रही, इंद्रावती भी मुड़ गई दक्षिण में ही, इधर सबरी अगर आप इंडिपेंडेंटली देखेंगे तो ये भी दक्षिण जा रही, इधर ऊपर से भी जो बाघ है वो भी दक्षिण जा रही, वेनगंगा। तो अल्टीमेटली ये जो नदियां हैं वो दक्षिण की तरफ ही मुड़ रही, इसलिए इसको बोलते हैं कि दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होती है। ऐसा बोल सकता है कि छत्तीसगढ़ में इंद्रावती किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो आप लिख सकते हो कि छत्तीसगढ़ में इंद्रावती पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, में कोई दिक्कत नहीं। मुख्य क्षेत्र क्या है? बस्तर संभाग, ये भी आपको पता है। मेन जो नदियां हैं बड़ी, अगर आप देखोगे तो इंद्रावती है, सबरी है, अन्य सहायक नदियां ये सब है, कोटरी है, गुडरा है, निबरा है, बोर्डिंग है, नारंगी है, डंकिनी है, संकिनी है, पांडेर है, चिंतावागु, नंदीराज, तालपेरू, बाघ, होसूर, चिंता। गोदावरी में एक परियोजना चल रही जो बहुत ज़्यादा चर्चित भी है, उसका नाम है पोलावरम प्रोजेक्ट। इसको इंदिरा सागर परियोजना भी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में है। नाम ध्यान रखना, पोलावरम परियोजना या इंदिरा सागर परियोजना किस नदी से रिलेटेड है? तो गोदावरी नदी से रिलेटेड है। अब हम आ जाते हैं सबसे बड़ी नदी, दक्षिण छत्तीसगढ़ की या बस्तर क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, मेन नदी, उसका नाम है इंद्रावती, इसीलिए इसको बोलते हैं बस्तर की जीवन रेखा। बस्तर की जीवन रेखा मतलब बस्तर इसी के इर्द गिर्द घूमता है। उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है मुंगेर की पहाड़ी, कालाहांडी, उड़ीसा। जैसे याद कर सकते हो। एक चीज और है, पढ़ना तो अलग चीज है, इंद्रावती को आप इंद्र भगवान से सोच सकते हो। तो जब इंद्र भगवान मूंग खाए या मुंगौड़ी खाए तो इंद्रावती का उद्गम हुआ। तो मुंगेर की पहाड़ी, कालाहांडी, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले से प्रवेश करेगी, बस्तर संभाग में आएगी। गोदावरी से कहाँ मिलेगी? तो ये एरिया है भद्रकाली, काली माता का मंदिर भी है यहाँ। ये नदी जहाँ मिलती है वो है भद्रकाली, वो बॉर्डर वाला इलाका है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तीनों का। नक्सलवाद भी ठीक ठाक है यहाँ। तो संगम है भद्रकाली। ठीक, फिर जब इंद्र भगवान बोले जय माँ काली, तो उनका हो गया भद्रकाली। एक नाम तो इंद्रावती तो इंद्र ही होगा, एक और नाम है जिसका है मंदाकिनी। मंदाकिनी। इनकी कुल लंबाई है 308 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में है 264 किलोमीटर। 264, दो का पहाड़ा पढ़ोगे, दो एकम दो, दो तीन छः, दो दूनी चार, दो छः चार। नगर कौन से हैं? तो भाई मेन नदी है तो जो मेन नगर होंगे वो इसी के किनारे होंगे, जैसे जगदलपुर है। अब पता है आपको कि यार चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी में ही मेन है। तो चित्रकूट कहाँ से जाते हो? जगदलपुर के पास ही है। तो जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम, भैरमगढ़, ये सब इंद्रावती के किनारे ही है। जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम, भैरमगढ़। तो याद रखो, एक तो जगदलपुर याद है, बाकी बी वाले जो शहर है मेन, बारसूर, भोपालपट्टनम, भैरमगढ़, ये इंद्रावती के किनारे है। जलप्रपात देखेंगे तो एक चित्रकूट जलप्रपात है, इसके बारे में पढ़ेंगे अलग से। छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ये भी इंद्रावती नदी बनाती है। सात धारा जलप्रपात भी इंद्रावती नदी बनाती। सात धारा है, बाण धारा, अर्जुन धारा, चित्र धारा। नाम कमेंट में लिखना, उसको अपन पढ़ेंगे आराम से यार, क्यों जलप्रपात अलग से पढ़ेंगे, फिर यहीं क्यों पढ़ें।
उत्तरी सहायक नदियां, या इसको बोल सकते हो दाहिनी ओर से मिलने वाली, और ये बाईं ओर से मिलने वाली। तो ऊपर से मिलती हैं कोटरी, मांडेर, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी। दक्षिण से मिलती हैं डंकिनी, संकिनी, नंदीराज, चिंतावागु, तालपेरू। अगर इसके बारे में तथ्य आप देखो तो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गोदावरी बेसिन और बस्तर पठार की भी प्रमुख नदी है, मतलब कोई भी, बस्तर की मेन नदी, दंडकारण्य की मेन नदी, गोदावरी मिलने वाली मेन नदी। बस्तर को दो भागों में विभाजित करती है, वो तो अपने को दिख रहा है, बीच से निकलती करीब करीब। कुछ नदी उत्तर से मिलती, कुछ दक्षिण से मिलती, तो दो भाग में विभाजित होता है। ये पश्चिम से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये ना देख के करना, ऐसा समझो कि इंद्रावती ऐसे बह रही। अब क्या रेफरेंस पॉइंट है वो अलग चीज है। इधर आपको पता है पूर्व है, इधर पश्चिम है, तो शुरू में तो इंद्रावती ऐसे बही ना, फिर ऐसे बही। तो अगर यहाँ से पूछा तो यहाँ बोलेंगे अपन शुरू में पूर्व से पश्चिम बही, फिर पश्चिम से दक्षिण बही। ये ज़्यादा सही सटीक एक्सप्लेनेशन होगा, और ये एक अध्यारोपित नदी है। पूछ सकता है कौन सी नदी अध्यारोपित है, तो इंद्रावती। अगली नदी है कोटरी नदी, इसी को परलकोट भी बोलते हैं। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है, 135 किलोमीटर की। उद्गम कहाँ है, तो राजहरा की पहाड़ी में। मोहला मानपुर का एरिया है राजहरा की पहाड़ी। तो यही एक नदी है जो ना बस्तर संभाग के बाहर से मेन इसका उद्गम होता है। बाकी जनरली वहीं की हैं, लोकल नदियां हैं। जो कोटरी है वो बस्तर संभाग के बाहर जो मोहला मानपुर है वहां से उद्गम होता है। कोटरी को कैसे याद कर सकते हो, कोटरी से कोट याद कर लो। कोट पहना, कोट कौन पहनता है जनरली, राजा। बोलते हैं ना बहुत राजा साहब बन के घूम रहे, तो राजा हरा कोट पहना ऐसा समझ लो। तो राजहरा की पहाड़ी मिलेगी कहाँ, तो इंद्रावती नदी में ही मिलेगी। कितनी लंबाई है, 135 है। नदी बेसिन कहाँ पे है, तो ये जनरली आप छत्तीसगढ़ का ऐसे नक्शा बनाओगे ना, तो ये दक्षिण है, इधर पश्चिम है। इस एरिया में अगर कोई भी नदी है तो ये दक्षिण पश्चिम छत्तीसगढ़ हो गया, और इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी। फिर है निब्रा नदी, उद्गम स्थान इसका है अंतागढ़, और विसर्जन है भैरमगढ़ के पास। बस इतना ही ध्यान रखो, विसर्जन मैक्सिमम का तो इंद्रावती में ही होगा। जगह अगर याद रहे तो रख लेना, और उद्गम में नहीं याद रखो, बाकी बहुत मत जाना पीछे। उद्गम है निब्रा का अंतागढ़ में। ठीक, ऐसा समझो कि किसी का जब अंत होता है तो बड़ा खिलाते हैं ना, तो वहां से रिलेट कर लो कि अंत बड़ा, तो निबरा अंतागढ़। अब ये तुरंत सोच के बता रहा हूँ यार, अपने मन से कुछ भी सोच लेना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बस तरीका बता रहा हूँ। गुडरा, गुडरा को याद कर सकते हो, गुड से वेरी गुड बोलते हैं ना टीचर टीचर लोग, या गुड़ से भी याद रख सकते हो। निकलती कहाँ है, अबू झमाड़ से, नारायणपुर से। जैसे समझो अबू झमाड़ में अभी तक लोगों को गुड़ भी नहीं मिला है, अब जंगल है ना, नहीं जानते लोग। तो अबू झमाड़ के लोग बहुत गुड हैं, वेरी गुड हैं, या गुड़ नहीं मिला। कहाँ है, बारसूर में इंद्रावती नदी से मिलती है। और गुडरा, निबरा और बोर्डिंग, इनके संगम पर परलकोट स्थित है। तो परलकोट के किनारे कौन सी नदी है, मान लो 4 ऑप्शन दिया, तो ये सवाल ऐसा पूछेगा कि परलकोट के पास कौन सी नदी नहीं है। एक रहेगा गुडरा, एक रहेगा निब्रा, एक रहेगा बोर्डिंग, एक कुछ चौथी नदी दे देगा नारंगी। तो आपको नारंगी में टिक करना है कि ये तो नहीं है। फिर है नारंगी नदी, चलो नारंगी आई गई। नारंगी ना, मैं उस समय हम लोग ना शक्तिमान देखते थे, उसमें एक कैरेक्टर था उसका नाम था नारंगी, जो हम लोग के टाइम के होंगे उनको पता होगा। आप लोग ऐसा समझ लो कि मकड़ी का रंग, माकड़ी ढाबा भी है ना, तो वहाँ पे नारंगी पिलाते हैं, या रंग बिरंगी चीज खिलाते हैं, या रंग मकड़ी, ऐसा कुछ याद कर लो। माकड़ी पहाड़ी से नारंगी नदी निकलती है। डूबेगी तो सब इंद्रावती में ही, चित्रकूट के पास डूबती जनरली।
इसके बगल में कोंडागांव, क्योंकि कोंडागांव से निकलती तो कोंडागांव इसके बगल में है। एक प्रसिद्ध मंदिर है नारायणपाल, जो नारायणपाल एक जगह है बस्तर में, वहाँ प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है। वो इंद्रावती और नारंगी नदी के तट पर स्थित है। मतलब ऐसा समझो, जहाँ पे नारंगी नदी इंद्रावती से मिली वैसी एरिया में है ये विष्णु नारायणपाल मंदिर। नारायण मतलब विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान का मंदिर। फिर है डंकिनी नदी। डंकिनी नदी देखो, दोनों निकल तो रहे। डंकिनी तो यहीं से पकड़ लो, डंकिनी और डांगरी इसी से नाम पड़ गया, डांगरी डोंगरी डंकिनी। कहाँ मिलती है? तो बारसूर में इंद्रावती से मिलती। ऐसा समझो कि शंखनी जो है ना, डंकिनी में आके मिलती है। शंखनी को डंकिनी डंक मार देती है, तो शंखिनी उसी में आके मिल जाती है। तो डंकिनी की सहायक नदी क्या होगी? शंखिनी होगी। शंखिनी किस में जाके मिलेगी? तो डंकिनी में मिलेगी। और शंखिनी जो है ना, अभी हम लोग जब वो पढ़ रहे थे, खनिज पढ़ रहे थे, खनिज और पढ़ेंगे अभी, तो एक एरिया पढ़े थे बैला डीला। वहीं पे एक पहाड़ी थी, उसका नाम था नंदीराज, जो ऊंची पहाड़ी है। कितनी लंबाई है बताना, कितनी मीटर है? 1210 है कि कितनी है? तो अब कोई भी नदी अगर वहां से निकलेगी जहां लोहा का उत्खनन हो रहा है, तो नदी प्रदूषित नहीं हो जाएगी यार? वहीं पे लोहा निकाल रहे हैं आप, वहीं पे सब कुछ उसी से लोहे को धो रहे हैं, तो नदी तो लाल हो जाएगी ना। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी यही है, संखिनी नदी। और ये जाके मिलेगी डंकिनी नदी में। कहाँ पे मिलेगी? दंतेवाड़ा में मिलेगी। और जहाँ पे मिलेगी वहीं पे एक मंदिर है, उसका नाम है दंतेश्वरी मंदिर। तो ये दंतेवाड़ा में मिलेंगी, और वहीं पे दंतेश्वरी मंदिर है, तो दंतेश्वरी मंदिर भी दंतेवाड़ा में है। और पानी का कलर क्या होता है संखिनी के? लाल होता है। मतलब ऐसा समझिए कि जहाँ पे संखिनी और डंकिनी मिलती है वहीं पे है दंतेश्वरी मंदिर, दंतेवाड़ा में। इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि प्रदूषित नदी संखिनी है कि डंकिनी है। तो संखिनी प्रदूषित नदी है। एक नदी है सबरी, इसको कोलाब नदी भी बोलते हैं। सीधे गोदावरी पर्वत में मिलती है। उद्गम होता है नंदपुर पर्वत सिंकराम श्रेणी कोरापुट उड़ीसा में। उड़ीसा में निकलती है। कुन्नावरम आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी से मिलती है। 173 किलोमीटर की लंबाई है। इसी में कांगेर नदी मिलती है, जिसमें एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। और मालेंगर नदी मिलती है। जलप्रपात हम लोग अलग से पढ़ेंगे। कमेंट में यह बताना कि कौन सा इतना प्रसिद्ध जलप्रपात है। इसके तटी नगर है कोंटा। ऐसा समझो कि सबरी कोंटे में बैठी थी ना पहले, तो यार छत्तीसगढ़ उस समय कोंटा ही था, किनारे ही में ही था। मेन तो सब उत्तर भारत में चल रहा था। सबरी नदी कोंटा। जलप्रपात कौन सा है? गुप्तेश्वर है और रानी दरहा है। गुप्तेश्वर और रानी दरहा जलप्रपात। ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर प्रभावित होती है, और एकमात्र ऐसी नदी जहाँ वर्ष भर नौवहन या परिवहन की सुविधा है। इसका प्राचीन नाम है कोलाब। अगली है बाघ नदी। बाघ नदी कहाँ से निकलती है? कुलझारी की पहाड़ी से। बाघ कहाँ छिपे रहता है हिरण हिरण को पकड़ने के लिए? झाड़ी में छिपता है ना। कुलझाड़ी की पहाड़ी में बाघ नदी है। मिलती किस में है? वेनगंगा में, जो आगे चल के मिलती है गोदावरी में। इस साइड कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। तो ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। तो गोदावरी नदी में सीधा नहीं मिलती, लेकिन अप्रत्यक्ष सहायक नदी है बाघ। जनरली क्या होता है, नदी अधिक सीमा ऐसे ही बनती है पुराने जमाने में। जैसे सीमा यार कोई ऐसे तो बनाएगा नहीं ना राज्यों की, तो पहाड़ सीमा बनाता है, नदी सीमा बनाती है। तो इस टाइप का होता ही है। अब देखोगे जो भी नदी है तो बीच में पुल रहता है। उस पुल में अगर कुछ होता है ना, तो दोनों राज्य नहीं ध्यान देते या दोनों जिले ध्यान नहीं देते। तो वो दिक्कत होती है, क्योंकि नदी जनरली सीमा मान लेते हैं, क्योंकि आप खुद से कहाँ खींचते रहोगे। इसीलिए नदी को ही सीमा मान लेते हैं। अगर कुछ ऐसा ऑप्शन आया ना, तो तुक्का भी लगा लेना कि ये नदी बह रही तो ये सीमा रेखा तो बनाएगी ही। ये हमारी हो गई बाघ नदी। तो मैक्सिमम नदियाँ गोदावरी अपवाह तंत्र की हो गई।
आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिख रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। वीडियो पहले मैं ना बड़ा बना रहा था, मैं सोचा सब एक साथ करूं, फिर मेरे को ऐसा लगा वो एल्गोरिदम भी देखे कि बच्चे ना नहीं देख रहे हैं लंबा। सोचा चलो छोटा छोटा बनाते हैं, इसी बहाने थोड़ा सा वो भी हो जाएगा। मतलब बाद में किसी को ये नहीं लगेगा कि 1 घंटा देखना है यार। और काम की चीज़ है, इसको मैं 1 घंटे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जितने काम की चीज़ है उतना हो गया। एक एमसीक्यू की बात है, वो हम लोग बता दिए हैं। अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। बाद में देखोगे तो वेबसाइट में चल देना, वहाँ सेक्शन मिलेगा, पूरे ये जो नदियाँ हैं उनका एमसीक्यू मिलेगा, बढ़िया बैठ के टाइमर के साथ सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, आपको पता लग जाएगा आपका कितना सही है कितना गलत है। तो साथ साथ उससे भी रिवीजन हो जाएगा। और ये जो सीरीज़ है, मैं ये आपको बोलूँगा कि यार साथ साथ पढ़ते चलिए। जो अपन पढ़े ना, रिवीजन करते चलिए, जो फैक्ट हैं वो याद करते चलिए। तो कुछ एग्ज़ाम आपका नहीं रुकेगा, एक बार की मेहनत है। एक बार ये कर लोगे ना तो फिर नहीं रुकेगा। इनमें मैं ज़्यादा कहानी इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि यार ये रट नहीं है, याद ही करना है कुछ रिलेट करके। इतिहास पढ़ेंगे तो कहानी सुनेंगे, कहानी पढ़ेंगे। तो आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।